हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो चुकी है। ओके, कमिंग बैक टू यू, हाइब्रिड की आप बात करें, हाइब्रिड कैसे बनाते हैं? देखिए, दो किस्म की पौधे पाए जाते हैं। एक होते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड। क्रॉस पॉलिनेटेड ऐसे होते हैं जिनकी पॉलिनेशन जो है हवा में कीड़े मकोड़ों के साथ हो सकती है। ऐसे फसलात की, जैसे इसमें सनफ्लावर शामिल है, कनोला शामिल है, इनके हम जब पेरेंट्स डेवलप कर लेते हैं तो इनको फील्ड में हम प्लॉट कर देते हैं। यानी कि फीमेल पेरेंट जो रखना है उसकी 7 लाइनें लगाई, साथ में एक मेल की लगाई, तो उनकी जो पॉलिनेशन है वो डिफरेंट थ्रू इंसेक्ट मीन थ्रू विंड उनकी पॉलिनेशन हो जाती है और सीड डेवलप हो जाता है। इतना मुश्किल नहीं है इनका क्रॉस पॉलिनेशन में पेरेंट डेवलपमेंट के बाद फील्ड में उनका सीड बनाना कोई मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड हम उनको आइसोलेटेड फीड देते हैं कि उनके इर्द गिर्द विसिनिटी में कोई और सनफ्लावर किसी और किस्म का ना लगा। तो अगर कोई सिमिलरली और कैनोला के सिलसिले में जो ब्रासिका की फैमिली है उसमें भी हम इसी तरह करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ पौधों में की जा सकती है। अगर आप NARC से या जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनमें इस तरीके से की जा सकती है, लेकिन फार्मर्स को या प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स को या स्टूडेंट्स को पहले हमसे अवेयरनेस लेनी होगी। उस पे भी हम गुफ्तगू करते हैं, हम उनको ट्रेन करेंगे, फिर आगे। राइट जी। और जी व्यूअर्स, हम चाहेंगे आप भी हमें ज्वाइन कीजिए 0518466606 पे। इंटरनेशनल कॉलर्स कैन ऑलवेज ऐड 0092 विद इट। और जब इंटरनेशनल कॉलर की बात होती है तो अभी हमारे सऊदीया से जिस भाई ने कॉल की थी वो यकीनन ये जानना चाहते थे प्रॉबेबली समथिंग अबाउट बोट। तो आप उससे रिक्वेस्ट है कि कल 9:30 से 10:30 बजे तक हमारा जो सेगमेंट है अखबारात और इदारिये, उसमें हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद होते हैं। आप कॉल कीजिएगा, अपना सवाल पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन जवाब मिलेगा। कमिंग बैक टू हमाद साहब, एजुकेशन को भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। रिसर्च की बात हो रही है। रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन जो है सोसाइटी की बेटरमेंट में एक रोल प्ले करती है। नौजवानों को आपने कहा कि इट्स नॉट अ बिग डील, थोड़ी फंडिंग जो है HEC भी कर देती है, यूनिवर्सिटीज से भी हो जाती है आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, रिसर्च के लिए। सवाल ये है कि रिसर्च तक पहुंचने का मरहला काफ़ी एंड में आता है, राइट? MPhil और PhD के सिलसिले में तब तक। लेकिन जब नौजवान स्कूल से कॉलेज जा रहा होता है और वो अपनी फील्ड चूज़ कर रहा होता है, उस वक्त उसको एक मसला दरपेश होता है, वो होता है कैरियर काउंसलिंग। बातें सुनते हैं, लोगों को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और ख्वाहिश ये होती है कि जी इन्होंने ये किया है, मैं भी ये करूं। लेकिन अपनी एबिलिटीज़ और फिर फ्यूचर देखना कि उसकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या सिर्फ डिग्री हाथ में लेके नौकरियों के लिए मारे फिरना है, या उसकी कोई आगे फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं या नहीं। बहुत बेसिक है कैरियर काउंसलिंग। हमने देखा है आजकल बहुत कम कॉलेजेस वगैरह में अवेलेबल है कैरियर काउंसलिंग। हमारे पेरेंट्स जो इस वक्त देख रहे हैं या नौजवान जो इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको कैरियर काउंसलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? जी, कैरियर काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू किसी भी स्टूडेंट के कैरियर की चॉइस के लिए। पहले एक ज़माने में चॉइसेस कम थी, मेडिकल, इंजीनियरिंग या आर्ट्स, या तो प्री मेडिकल लें मैट्रिक के बाद या प्री इंजीनियरिंग लें और फिर इसको लेके आगे चलें। उसमें भी जो इन्फ्लुएंस था पेरेंट्स का और वो बहुत ज़्यादा था, और उसकी वजह से फिर स्टूडेंट्स हैं वो मिसडायरेक्टेड होते थे। अभी कुछ चॉइसेस बढ़ गई हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंसेज, इंजीनियरिंग, वो सब कुछ आ गए। लेकिन उसमें भी जो एक मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि भेड़ चाल। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है उनको काउंसलिंग की सहूलत मैसर नहीं की गई और वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो सब लोग कर रहे हैं वही। एक ज़माने में ट्रेंड था टेलीकॉम इंजीनियरिंग का, सब लोगों ने टेलीकॉम इंजीनियरिंग की। एक ज़माने में MBA का ट्रेंड था तो MBA किया। कंप्यूटर साइंसेज का ट्रेंड था, सब कंप्यूटर साइंसेज, ह्यूमन रिसोर्स की तरफ अब आज के लोग जी HR की तरफ आ गए। तो फिर होता ये कि जब सब स्टूडेंट्स एक ही फील्ड में चले जाते हैं तो उस फील्ड में डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ जाता है, यानी उसकी जॉब्स कम होती हैं और स्टूडेंट्स और एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से जिन्होंने अगर वो सोचा भी था वो कैरियर चॉइस लेने का, तो वो उनको बड़ी मायूसी होती है। उनके लिए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि उनकी फील्ड में अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि जहाँ पे एक जॉब्स हैं वहाँ पे हज़ारों एप्लीकेंट्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक तो ये है कैरियर काउंसलिंग की जाए, प्रॉपर प्लानिंग की जाए एट एवरी लेवल। टीचर्स के साथ आप कैरियर काउंसलिंग के हवाले से गुफ्तगू शनीद कर सकते हैं, स्टूडेंट्स जान सकते हैं कि जी मैं ये प्रोफेशन अगर अप्लाई। आपको लगता है आजकल के टीचर्स वेल अवेयर हैं कि वो बता सकें स्टूडेंट को कि इसका फ्यूचर क्या है, प्रॉस्पेक्ट इस जॉब का, इस कैरियर का? हाँ जी, इसमें टीचर्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो गाइड करें। लेकिन कुछ ऐसे भी होता है कि यूनिवर्सिटी टीचर्स में उनके पास जितनी नॉलेज होती है वो सिर्फ बुकिश नॉलेज होती है, उनकी मार्केट से इंटरेक्शन नहीं होती। वही वजह ये कि उन्होंने कोई ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट मार्केट के साथ नहीं किया हुआ जिनको मार्केट के एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स पता हों। ठीक है, उन्होंने उनकी जो एडवाइस होगी वो भी बेस्ड होगी
जो उन्होंने सुनी सुनाई बातें हैं, तो फिर बात वही हो जाएगी। तो तो फिर रिसर्च नौजवान किससे रुजू करें for ये है career कि वो counseling? खुद अपने एंड पे करें, अपने एंड पे तहकीक करें कि कौन ठीक सी है। चीज़ बेहतर है। और एक और चीज़ जिसमें उनको देखना चाहिए करियर चॉइस में, वो उनका अपना इंटरेस्ट है। ओके क्योंकि अपना आपके पास जो भी इंटरेस्ट हो, अगर आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं तो हर फील्ड ही अच्छी हो सकती है उनके लिए। ओके और उसमें अगर आप अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, इंटरेस्ट है, कमिटमेंट है, तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से मैं ये भी बात ऐड करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं जब ग्रेजुएट करते हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि मार्केट में जॉब्स नहीं है। आप एक और चीज़ जिस पे हमारे यहाँ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती वो है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि स्टूडेंट्स आफ्टर डेफिनेटली ग्रेजुएट इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि इसकी तरफ नौजवान किस तरह आ सकते हैं। बट वी हैव अनदर गेस्ट विद अस और हम चाहेंगे डॉक्टर ताज साहब से भी हाइब्रिड के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करें। आपने कहा कि किसानों के लिए इट्स अ डिफरेंट वे, और किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं किसान इससे, हाइब्रिड से? देखिए, और क्या फ़ायदा हासिल किसान कर हाइब्रिड सकते से किसान को जो पहले वैरायटियाँ गंदम में, सनफ्लावर में, कनोला में, सरसों की लगाई जाती थी, अब कनोला आ गया है, बेहतर है। ऑयल का उसकी जो ऑयल है वो भी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। रुसिक एसिड कंटेंट्स जो हैं वो पुरानी सरसों में ज़्यादा थे, और अब हमारे पास 00 और 000 कनोला आ गया है, जो कि आप डायरेक्ट फील्ड से उसका अगर ऑयल सीड से ऑयल लेते हैं और खा सकते हैं। Okay. आपकी सेहत पे कोई उसका मुज़र असर नहीं होगा। सिमिलरली जो हाइब्रिड है मेज़ में, मकई में, सनफ्लावर में और तेलदार अजनास में और इसी तरह सब्ज़ियात में, इन हाइब्रिड्स की जो पैदावार है वो आम अक़साम से बहुत ज़्यादा है। ओके और यही एक फार्मर को बेनिफिट है कि फार्मर जो 1 एकड़ से फ़र्ज़ करें 20 मन के करीब सूरजमुखी लेता था, तो हाइब्रिड की काश्त से वो इसको 50 मन से भी ज़्यादा ले जाता Very है। nice. और इससे उनकी पैदावार में इजाफा होता है। Very nice. रहा आगे सवाल कि पाकिस्तान में अब स्पेशली सब्ज़ियात में, तेलदार अजनास में हाइब्रिड सीड की डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। पहले हैवी इंपोर्ट, बहुत ज़्यादा दर मुबादला इस पे खर्च होता था, ठीक बाहर है। से सारा हाइब्रिड सीड आता था। अब लोकल लेवल पे कंपनीज़ में, प्राइवेट कंपनीज़ भी जो हैं इस तरफ राग़िब हो गए हैं कि हाइब्रिड सीड लोकली तैयार किया जाए, Very सब्जियात nice. का भी तैयार किया जाए और ऑयल सीड का भी तैयार किया जाए। तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हाँ है और बड़ी खुशाइन बात है। जी। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे लोग इस वक्त देख रहे हैं, हमारी ख़वातीन जो कुकिंग करती हैं वो ये चीज़ें ख़रीदती हैं, सब्जियां, फल, दालें, फिर अजनास वगैरह, गंदम वगैरह। ये जानना चाहेंगे कि जो हाइब्रिड फॉर्म होती है, जो हाइब्रिड टाइप होती है, इसका सेहत पे क्या असर है? अच्छा असर है, नुकसान है कोई, क्या है? इसमें मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि जैसे ऑयल की बात कर रहा हूँ, मैं अभी आपको कैनोला का जिक्र कर रहा था। ठीक है। कैनोला एक ऐसी सरसों है जिसको हम मीठी सरसों बोलते हैं। अच्छा, उसमें जो उसके अंदर जो सल्फ़र कंटेंट्स और उसके साथ जो रुसिक एसिड कंटेंट्स थे वो कम हो गए। ओके। और उसका तेल जो है वो हाइजीनिकली ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दी कन्वेंशनल ब्रासिका क्रॉप्स। सिमिलरली जो हाइब्रिड का मकई है, मकई आपके वैसे तो फ्लोर के लिहाज से इसमें कोई इतना ख़ास वो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी के साथ साथ उसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ जाती है, तो ख़वातीन के लिए जो स्पेशल इसमें है कि जैसे आपकी चिलीज़ हैं, चिलीज़ पहले हॉट चिलीज़ होती थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कड़वी चिलीज़ होती अब वो थी। सिर्फ चिलीज़ अब है। उसको हम लाइटर कर दी गई या साइज़ में अट्रैक्टिव हैं ठीक है। और उसको आप इजीली यूज़ कर सकती हैं। सिमिलरली आपका कुकम्बर है, ठीक है। जो कन्वेंशनल कुकम्बर था उसमें कड़वाहट आती थी, ठीक है। उसको पहले निकाला जाता था। ठीक है। अब अभी नहीं जो होता। आप देख रही हैं मार्केट में जो कुकम्बर आ रहा है वो कितना स्वीट इन टेस्ट है ज़बरदस्त। और उसकी और स्किन बड़ी ठीक स्मूथ है। इसी तरह सिट्रस फ्रूट में भी बहुत सिट्रस हाइब्रिड फ्रूट में फॉर्म आप है, देखें बीज सीडलेस वगैरह आ नहीं गया, होते। उसमें जो इसमें एक्रिडिटी होती है, एक खट्टापन होता है, उसको कंट्रोल किया गया है। ठीक है। इस तरीके से ये क्वालिटी वाइज हाइब्रिड में बेहतरी आ रही बेहतरी है। लाते हैं। वेरी नाइस जी। हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, वक्त चूंकि महदूद है सेगमेंट जी। का, कोई मैसेज जो आज आप देना चाहें सच सवेरा के प्लेटफॉर्म से, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कुछ, तो आप क्या उनको मैसेज देंगे? मैं अपने नाज़रीन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो ख़वातीन के लिए मैसेज है कि घरों में बैठ के जो अपनी किचन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप सब्ज़ियात को घरों में उगाएं और उस सिलसिले में जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो NARC के शुबा सब्ज़ियात से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स
प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हाइब्रिड सीड डेवलपमेंट के बारे में वो definitely, मज़ीद मालूमात लेना चाहती हैं और ये सीखना चाहते हैं कि हम अपना ही सीड किस तरह प्रोड्यूस करें, तो वो NARC के शोबा सब्जियात और इसी तरीके से क्रॉप साइंसेस के ज़रूरी माहिरीन जो ब्रीडर्स हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए दी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जी व्यूअर्स, हमारी कोशिश है एग्रीकल्चर जो कि हमारी मुल्क की मैशत का एक अहम हिस्सा है, हमारी मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उस पर गुफ्तगू रहा करे, हमारी आपकी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप तक आए और लेटेस्ट रिसर्चर्स के हवाले से भी। इसके अलावा एजुकेशन पे भी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमें और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वील गो फॉर शॉर्ट ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको दोबारा से सच सवेरा में खुशामदीद कहते हैं। सच सवेरा में हमारी गुफ्तगू चल रही थी एजुकेशन के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से। हमें नए गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है। हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद थे हमाद बशीर साहब, और अब हमें जिस नए गेस्ट ने ज्वाइन किया है, जी हाँ, आपकी जानी पहचानी शख्सियत, बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छी टिप्स देते हैं कुकिंग के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं असवद सलीम। अस्सलाम वालेकुम असवद, वेलकम, खुशामदीद। थैंक यू सो वेरी मच जी। और नौजवानों की बात हो रही है, एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है, ओवरऑल पाकिस्तान में नौजवानों की मुख्तलिफ फील्ड्स में पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, तो यकीनन अभी जो 4 दिन रह चुके हैं इंतखाबात में, उस हवाले से भी नौजवानों की पार्टिसिपेशन जो है वो अरूज पे है। हम अपने इर्द गिर्द जब बाहर निकलते हैं देखते हैं कि बहुत हाइपर हुए हैं हमारे नौजवान, एक तब्दीली चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, अपने प्यारे पाकिस्तान को बेहतर राहों पर गामजन करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इंतखाबात में। इसी हवाले से सच टीवी ने एक सॉन्ग जो है वो तरतीब दिया है उनकी, सच टीवी की, आइए ये पेशकश देखते हैं। हमारी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम एक खुदा के बंदे हैं, हम एक खुदा के बंदे हैं, एक रसूल को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले। हम एक खुदा के बंदे हैं, हम एक खुदा के बंदे हैं, एक रसूल को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले। एक किताब के पढ़ने वाले, एक किताब के पढ़ने वाले, एक ही परचम के रखवाले, एक ही परचम के रखवाले। यही है हमारी शान, यही है हमारी शान, यही है हमारी आन, यही है हमारी आन। इस पर जान भी कुर्बान, भी कुर्बान, भी कुर्बान। हम जवान नौजवान, हम ही है पाकिस्तान। हम जवान नौजवान, हम ही है पाकिस्तान। निकलो आओ, चलो आओ, मिलकर वोट दें, वोट दें, वोट दें, मिलकर वोट दें। सच देखिए, सुनिए, अपनाइए। जी व्यूअर्स, एक खूबसूरत गाना आपने सुना, देखा, और उम्मीद यही है कि इस दफ़ा हमारे वोट, आपके और मेरा वोट जो है एक बेहतर तब्दीली लेकर आए। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ पढ़ते हैं। हमाद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असवद सलीम ने हमें ज्वाइन किया है। हमाद साहब से तो इंतखाबात के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। असवद, हम आपसे पूछेंगे, यू रिप्रेजेंट द यूथ ऑफ पाकिस्तान, तो हम देख रहे हैं कि बड़ी इस दफ़ा मोटिवेटेड है यूथ, वोट देने के लिए बेताब है, एक चेंज लाने के लिए। आप क्या देखते हैं यूथ को, किस तरह आप अपने इर्द गिर्द देखते हो नौजवानों को, इलेक्शन के हवाले से क्या सोच रहे हैं वोटिंग का और क्या सिलसिला होगा? वेल, पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात करते हैं, यूथ ऑब्वियसली क्या, जैसे आप कह रही हैं कि बहुत आज पार्टिसिपेट कर रही हैं आजकल यूथ, जितनी भी कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन्स लग रही हैं। बट जो मेरा नज़रिया, मैं अपने नज़रिए अगर अपना आइडियोलॉजी बताता हूँ, तो मैं पॉलिटिक्स या फिर इस वक्त जो डिस्टेबलाइजेशन की पोजीशन पे पाकिस्तान है, ठीक है, हर इकोनॉमी होती है, हर मुल्क में एक वक्त अरूज जहाँ आता है वहाँ जवाल भी आता है, और मुश्किल वक्त हर मुल्क पे आता है, ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन जहाँ पे पॉवर्टी लेवल, जैसे इकोनॉमिस्ट ने अभी रिसर्च के मुताबिक, और जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं न्यू रिसर्च के मुताबिक, कुछ लोग कहते हैं 40%, बट 75% पॉवर्टी लेवल है। और इसके अलावा मेरी जो सोच है, मेरी जो पर्सपेक्टिव है, मैं एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव नहीं रखता, मैं कलेक्टिव पर्सपेक्टिव के बिना पर सोचता हूँ, और सोचना भी ऐसी चाहिए। बिकॉज ये जो कलेक्टिव पर्सपेक्टिव के हवाले से अगर हम सोचते हैं इस बात को, तो हमने एक सिस्टम को वोट देना ना, कोई एक इंडिविजुअल। नो डाउट इमरान खान साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, मियाँ साहब भी बहुत अच्छे लीडर हैं, हर किसी में बैड और नेगेटिव चीजें होती हैं, लेकिन यूथ जैसे लीडर बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन हमने एक सिस्टम ने डिसाइड करना है कि उसमें वोट, बट येट आई एम नॉट डिसाइडेड, सीरियसली बता रहा हूं, लेकिन इसलिए हर हम किसी गुड बैड क्वालिटी है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप इस दफा वोट कास्ट करेंगे ये पाकिस्तान के बेटर फ्यूचर के लिए। ऑब्वियसली लाजमी इसके करना अंदर है कोई वोट। ये तो नहीं होगा कि ये हमारा मिलने वाला है, रिश्तेदार है, नो इसको दे दें। नो नो, ऐसी कोई बात नहीं। कैसी क़यादत चाहते हैं आप? लीडरशिप क्वालिटीज़ एक इंसान में प्रॉपर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए, और पूरे एक सिस्टम को लेके अगर वो इंसान चल सकता है, और जो हमारी प्रेजेंट या करंट प्रॉब्लम्स हैं हमारी, उसे रिजॉल्व कर सकता है वो बंदा, तो क़यादत फिर ऐसी हो इंसान। राइट, ओके, लेट्स होप, वी ऑल होप कि पाकिस्तान में एक बेहतर क़यादत सामने आए 11 मई को। और बढ़ेंगे हमाद साहब आपकी तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। आज हम देखते हैं कि हमारा जो नौजवान है वो एजुकेशन हायर रिसीव कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। वही जो आपने बात की कि बहुत से एक ही सब्जेक्ट में करके एक ही फील्ड में नौजवान आ जाते हैं, फिर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो फिर उनके लिए क्या रास्ता है ये बताइए। लेकिन एक कॉलर को शामिल कर लें हम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा शो। जी जी बिल्कुल, सच सवेरा शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा है? क्वेश्चन करना। जी जी आप ज़रूर कीजिए, आप अपना नाम तो बता दें। वानिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। वेलकम जी, खुशामदीद। आपको जल्दी तो नहीं है? नहीं। ओके, अब बताइए आप क्या सवाल करना चाहती हैं? ये क्वेश्चन करना था कि जो लजानिया है वो हम घर पे बना सकते हैं क्या, उसकी क्या ट्रिक है? ओके, ज़बरदस्त, ज़रूर बताते हैं। और ये बताएं आप इस दफ़ा वोट दे रही हैं? कॉल ड्रॉप हो गई। ओके, हम डेफिनेटली लजानिया की तरफ भी आते हैं। हम पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह हम और अपॉर्चुनिटीज़ को वेल किया जा सकता है। जी, स्टूडेंट्स का जब वो ग्रेजुएट करते हैं वो जॉब्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर वो एक एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट लेवल पे थ्रू इंक्यूबेटर्स, थ्रू डिफरेंट थिंग्स, तो जो स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल डिफरेंट एरियाज़ में, किसी भी हवाले से। उसमें जिस तरह स्टूडेंट्स हमारे जितने भी हैं वो मैं जो देखता हूँ वो बहुत ज़्यादा आईटी सेवी होते हैं, उनको कंप्यूटर्स और आईटी का बहुत पता होता है। अब इतने ज़्यादा बिजनेस हो रहे हैं जो फेसबुक पे जो डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाना, डिफरेंट एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन्स की, और इस तरह लाखों इस तरह के वो डॉलर पूरी दुनिया में लोग कमा रहे हैं। और ना सिर्फ वो फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं, बल्कि एक स्टूडेंट जो पहले एक जॉब ढूंढता था, अब वो जॉब ढूंढने के बजाय वो आगे डिफरेंट लोगों को जॉब्स दे रहा है। तो ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका डबल बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि एक तो जॉब्स नई क्रिएट होती हैं, और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं वो अब जॉब जो ढूंढने वाले हैं वो जॉब देने वाले बन जाते हैं। और इससे मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमी का साइकिल चलता है। ज़बरदस्त। जब इकोनॉमी का साइकिल चलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी हैं और फर्दर जॉब्स क्रिएट होंगी, फर्दर बिजनेसेस प्रमोट होंगे। ज़बरदस्त आपने एक आइडिया दिया। वो नौजवान जो कि तालीम याफ्ता हैं, उनको नो हाउ है डिफरेंट फील्ड्स के हवाले से, वो उस फील्ड को किसी को भी मुंतखब करके उसमें स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और इस तरह डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। अक्सर लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए बड़ा डरते हैं। इसमें इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट या अदर लाइक बैंक्स वगैरह कोई हेल्प आउट करते हैं इस सिलसिले में? बहुत इसमें अपना बिजनेस करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली नॉट इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उसमें डिफरेंट स्मॉल इदारों का उसमें जो है रोल वो बहुत अहम है। जिस तरह स्मॉल एंड मीडियम इदारे से, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस से जो इदारे काम करते हैं, उनका चाहिए कि स्टूडेंट्स को इस तरह के लोन दिए जाएं। ठीक है। यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में कर भी रही हैं, वो कि इंक्यूबेशन सेंटर दे रही हैं। अच्छा। इंक्यूबेशन सेंटर में अपने जो नाज़रीन हैं उनके लिए बता दूं, यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे स्टूडेंट जो अपना एक बिजनेस करना चाहते हैं उनको ऑफिस और ऑफिस की सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, या तो फ्री में
या एट सब्सिडाइज रेट, Okay. और उस पे वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। जब उनका बिजनेस ग्रो कर जाता है और वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो एक बाहर एक कमर्शियल एरिया में जगह ले सकें, ठीक है, तो उनको वो शिफ्ट कर देते हैं। ज़बरदस्त एक आइडिया आपने दिया। हमारे नौजवान जो इस वक्त सुन रहे हैं, उनकी फैमिलीज जो सुन रही हैं और सोच रही हैं कि बच्चे को या बच्ची को जॉब नहीं मिल रही, क्या करना चाहिए, तो वो एक बहुत इजी वे है कि एक कोई ऐसा छोटा बिजनेस स्टार्ट किया जाए जिसमें आपको नो हाउ हो और उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। डेफिनेटली इंटर्नशिप इस सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हु इज दिस? मानिया। जी मारिया, वेलकम, खुशामदीद। मुझे प्रश्न करना था कि अगर प्रोफेशनली कुकिंग सीखनी हो तो क्या ये शेफ सिखाते हैं? ओके जी, हम ज़रूर पूछ लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके अस्वद, कमिंग टू यू, अभी इन्होंने जिक्र किया कि हम अपना बिजनेस नौजवान जो हैं वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू, आप एक रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? इंशाल्लाह मैं भी एक बीबी रेस्टोरेंट हूँ और हमारा भी अभी प्रीवियसली हमारा इंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट लगा और इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में हम भी बड़ी जितनी भी एक्सपोज होती हैं उसके अंदर भी हम लोग भी बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे सर ने कहा कि अपना इंटरप्रेन्योरशिप लोगों के लिए ज़राए पैदा करते हैं, अपना कारोबार, तो ये नो डाउट ये तो एक तिजारत में तो बरकत है। जब आप तिजारत शुरू करते हो या खुद से अपना कोई काम शुरू करते हो तो आप लोगों के लिए भी, दूसरे यूथ के लिए भी जरिए मुआश पैदा कर रहे होते हो। ओके, आप सिखाते हैं, क्लासेस लेते हैं कुकिंग की क्लासेस? जैसे अभी अगर मैं एक 5 स्टार चेन के प्रॉपर अगर जो कुकिंग सीखनी हो ना प्रोफेशनली किसी ने, तो मैं अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि प्रॉपर अप्रेंटिसशिप्स होती हैं 5 स्टार होटल्स के अंदर। उधर आपको 6 मंथ्स एक सेक्टर में लगाना पड़ता है। अगर जिस तरह हमारी लड़कियां हैं, खवातीन हैं, वो घर के लिए सिर्फ सीखना चाहती हैं तो अब जैसे कि तो कुकिंग के प्रोग्राम देखें, डिफरेंट नो डाउट वो सब एक अच्छा काम कर रहे हैं अपनी तरफ अपनी। जी अस्वद, एक कॉलर को शामिल कर ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन, कहाँ से? मिसेस अजमल इस्लाम। वेलकम जी, खुशामदीद कहेंगे आपको। सोनिया ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? वोट देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी क्यादत कर रही होती हूँ बात? जी अच्छा कर रही होती है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है हमारे रेगुलर कॉलर्स जब हमें कॉल करते हैं, और जो नए करते हैं हम इत्तेफाक से ना लाइट भी मतलब सुबह जल्दी गई और 10-10:30 बजे आ गई, तो मैं शुक्र कर रही थी। चले अच्छा, आपने देखा टीवी सच टीवी की प्रोडक्शन जो एक सॉन्ग था वोट के हवाले से? हाँ, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। लाइक्ड इट? हाँ बहुत अच्छा, जबरदस्त, सही। बहुत अच्छी। और कैसी क़यादत चाह रही हैं पाकिस्तान के लिए? वो कल वही बात हो रही थी तो मैं वही कह रही थी कि जो सबसे पहले अमन और पाकिस्तान में अमन कायम कर सके, जो लोगों को मतलब अपने साथ लेके चल सके। मतलब एक लीडर में और एक आम अवाम में मतलब इतना बड़ा गैप जो है ना इस वक्त हमारे माशरे में, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। मतलब हमें वो इस तरह हो कि उनको ये फिक्र ना हो कि जी हम अपनी जान बचा लें चाहे अवाम जहाँ मर्जी जाए, यूं नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अवाम में से ही होना चाहिए, अवाम जैसा ही होना चाहिए। मतलब ऐसा भी हो, कभी हमने ये नहीं देखा कि बिल्कुल बगैर किसी खौफ और खतरे के मतलब हमारे लीडर जो है हमारी अवाम में खड़े हुए हों। अच्छा मिसेस अजमल, कुकिंग कैसी करती हैं? सोनिया, मैं कुकिंग अपने मुंह से वही होगा, तारीफ ज्यादा हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है। क्या चीज बहुत अच्छी बनाती हैं? मैं घर पे केक्स वगैरह बनाती हूँ, चरगा, आपका घर किधर है? हमें आना चाहिए। पिज्जा क्या, हर चीज। और मैं ऐसे ऐसे तरीकों से कुकिंग कर लेती हूँ, आप यकीन करें, ओवन के बगैर, कुकिंग रेंज के बगैर, गैस ओवन के बगैर, चूल्हे पे बहुत अच्छे तरीके से मैं हर चीज तैयार कर लेती हूँ, चाहे वो बेकिंग हो, रोस्ट हो, कुछ भी। वेरी नाइस। आपके बच्चे तो बड़े खुश रहते होंगे। थैंक यू वेरी मच मिसेस अजमल, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करती हैं। कमिंग बैक टू यू अस्वद, अगर कोई सीखना चाहे इंडिविजुअली तो कैन ही कॉन्टेक्ट यू और शी कैन कॉन्टेक्ट मी, बट अच्छा उसके अलावा लजानिया मिलती हैं वैसे? लजानिया शीट्स तो आपको मिल जाती हैं इजीली, पास्ता की एक फॉर्म है लजानिया। तो उसकी एक, और जहाँ तक रेसिपी की बात करते हैं वो एक बड़ी एक लंबी चौड़ी सी रेसिपी है, तो इंशाल्लाह हम अपने अगर अभी टाइम है तो जी, क्या लजानिया शीट घर में बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है। लजानिया पास्ता जो फ्रेश पास्ता होता है, आपको अगर आप 1 kg आप फ्लोर है, प्लेन फ्लोर, उसके अंदर तकरीबन 8 नंबर ऑफ एग्स डाल दें। 1 kg फ्लोर के साथ 8 नंबर ऑफ एग्स डालें, उसे बेलोफाई कर, एक डो बना लें, हार्ड सी डो बनानी है। फिर आपको स्पेसिफिक मशीन चाहिए होगी उसे थिन शीट्स में कवर करने के लिए। मींस के पास्ता की एक मशीन मिलती है आपको, 5-6 की मशीन, वो लेके आनी पड़ेगी। उससे वो, बिकॉज अगर आप पिन रोल से बेलोफाई करेंगे उसे, तो आप एक तो औरतों के उतनी जान जितनी उस पर लगती है, बिकॉज बहुत हार्ड होती है। फिर उसके बाद आप उसे बॉयल करते हैं, उस शेप दे के। हम मार्केट से ले आते हैं, उसके बाद
मार्केट से अगर लेके आते हैं फिर हम उसे अलदांते करेंगे, मीन्स कि 75% कुक करेंगे बॉईल करके, उसके अंदर हम पानी के अंदर हम साल्ट और स्प्लैश गार्लिक ये डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के हम उसे अलदांते 75% कुक कर लेंगे। देन आफ्टर दैट हमने उसका वाइट सॉस बनाया, 2 तरह के सॉस बनते हैं उसके अंदर, एक वाइट सॉस बनता है जिसे बेचमल सॉस भी कहते हैं, और एक रेड सॉस जिसे टोमेटो सॉस भी कहते हैं, फ्रेंच सॉसेज हैं। वाइट सॉस के लिए आपने सिर्फ अपना दूध को बॉईल करना है, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा नटमेग पाउडर, जो जायफल जवित्री का पाउडर, नटमेग और मेज़ का पाउडर डालना है, एक प्याज, उसके प्याज के स्लाइस के अंदर आप लौंगे जो होती हैं ना, क्लॉव्स जिसे कहते हैं, वो इंजेक्ट कर दीजिएगा 2-3, वो डाल के उसे आपने सिमर करना है। जब वो पक जाएगा तो उसे रूह से आपने गाढ़ा करना है। रूह क्या, इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्लेन फ्लावर, मीन्स कि अगर 2 चम्मच आप प्लेन फ्लावर मैदा ले रहे हैं तो 2 चम्मच आप उसमें बटर लेके उसे आप रूह बनाएंगे। रूह को अब उस मिल्क के अंदर हम डालेंगे, उसे फिर वो थिकनिंग एज अ थिकनिंग एजेंट का काम करेंगे। वो डार्क, ये आपका व्हाइट सॉस बन गया। देन आपने जो टोमेटो सॉस है वो आपको इजीली आपको मिल जाएगा, जो पिज़्ज़ा सॉस जिसे कहते हैं, पिज़्ज़ा सॉस आपको रेडीमेड मिल जाएगा मार्केट से। फिर आपने चिकन या बीफ जिसका भी बनाना है लाजानिया, चाहे वो वेजिटेबल ही बनाना है, अगर हम चिकन का लेते हैं चिकन का मिन्स लेंगे या फिर उसकी उसे क्यूब्स काट लेंगे, उसके ब्लैक पेपर गार्लिक डाल के लाइट सा ऑयल में तकरीबन 10 ml ऑयल, अगर हम तकरीबन 150 ग्राम हमारी चिकन है तो उसके अंदर 10 ml ऑयल लेंगे, उसे सौते करेंगे और सौते उसका जो वाटर है वो रिड्यूस करेंगे, फिर उसे हम निकाल के साइड पे रख लेंगे। अब हम लेयरिंग असेंबलिंग करेंगे इसकी। जब हम असेंबल करेंगे एक हीट ओवन प्रूफ डिश लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हमने बेचमल सॉस डालना है। आफ्टर बेचमल सॉस हमने सबसे पहले हमने शीट्स रखनी है, लाजानिया शीट्स, उसके बाद हमने बेचमल सॉस डालना है, फिर बेचमल सॉस के हमने टमाटो सॉस की एक लेयर लगानी है। देन आफ्टर दैट हमने जो चिकन पकाया था, चिकन की हमने उसके ऊपर एक लेयरिंग करनी है। अगर आप कोई वेजिटेबल कोई ऐड करना चाहिए, वेजिटेबल की भी लेयरिंग है। उसके बाद फिर अगेन पास्ता शीट्स की जो लाजानिया शीट्स है उसकी लेयर, फिर अगेन वही प्रोसेस सॉस, और फिर उसके बाद चिकन, फिर एट द एंड फिर आपने सबसे जो टॉपिंग के ऊपर डालना है ना, वो आपने चीज़ डालिएगा, पामेजान चीज़, चेडर और मोज़रेला, इन्हें ग्रेट कर लें। हाँ जी बिल्कुल, टॉप के ऊपर सबसे पामेजान चीज़ आएगी और चेडर और मोज़रेला मिक्स आएगी। उसे आप 160 या 180 डिग्री के ऊपर बेक कर लें। फॉर हाउ मच टाइम? तकरीबन 6 से 7 मिनट। इससे चीज़ मेल्ट होगी, फिर उसे आप जो पीसेस होंगे सर्व करके काट। ज़बरदस्त। और लसानिया की जो रेसिपी है आई होप आप तक पहुंच चुकी होगी, और इसके अलावा भी हम चाहेंगे आप हमारे साथ मुख्तलिफ रेसिपीज़ शेयर कीजिए। लेकिन हम हमाद साहब, आपको खाने पीने का शौक़ है? कुकिंग किया कभी आपने? मेरा खाने पीने का शौक़ तो बहुत है, लेकिन मैं कुकिंग कभी नहीं की। ओके, अच्छा, कुकिंग जो है वो भी खैर एक आर्ट है, क्रिएटिविटी है, और अच्छा खाना किसको नहीं अच्छा लगता। कमिंग बैक टू एजुकेशन, एजुकेशन के हवाले से आप क्या देखते हैं? एजुकेशन का आज हमारी सोसाइटी पे, हमारी मुल्क की तरक्की पे क्या इफ़ेक्ट, क्या इम्पैक्ट है? जी, एजुकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है, और इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान को एज अ नेशन इसको प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए एजुकेशन इज़ मस्ट। एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। हमारे पास अब जिन भी दुनिया के ममालिक जिन्होंने तरक्की की, हम देख लें कि उन्होंने उन्हीं ममालिक ने तरक्की की जिन्होंने अपनी यंगस्टर्स को, अपनी नई जनरेशन को एजुकेशन की तरफ उनको लाए और उनको हायर एजुकेशन दी, और हायर एजुकेशन अपने लोगों को ट्रेन किया। नॉट ओनली हायर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग। जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ उसमें मास्टर्स या MBA या किसी साइंस की बात नहीं, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग यानी जो लोगों को अपने हाथ से काम करने का कोर्सेज, जिस तरह उसमें इलेक्ट्रिशियन की मुख्तलिफ हुनर, तो ये भी एजुकेशन में आते हैं, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि मुल्क की इकोनॉमी की प्लानिंग जो है वो तो मास्टर्स या MBA या इकोनॉमिस्ट करेंगे, लेकिन मुल्क के जो फैक्ट्री को चलाने वाले वो हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन हैं, वो उनसे जो बच्चे आते हैं वो चलाएंगे। तो ये हायर एजुकेशन, जो ऊपर लेवल की टर्शरी लेवल एजुकेशन या हायर लेवल एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसी चीज़ को हमने लेके चलना है कि एजुकेशन लोगों को ये सिखाए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही फैसला है, क्या गलत है, कौन सी चीज़ है जो कौम के मफाद में है, कौन सी चीज़ है जो काम के मफाद में नहीं है, और फिर उनमें एक ऐसी चीज़ें इनकलकेट करना स्टूडेंट्स में कि वो फैसला कर सकें कि हमें अपने मुल्क के मफादात के लिए काम करना है, ना कि अपने ज़ाती मफादात के लिए, और हमारे ज़ाती मफादात ऐसे जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। जिस तरह कि हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में देखा, हमारे डिफरेंट पॉलिटिशियंस, कुछ जो भी इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे, बहुत सारे सरकारी इदारे जिनकी खबरें अखबार में आती रहती हैं कि लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। हमारे हर सेक्टर में हुआ ऐसा, पावर सेक्टर में, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे एनर्जी के सेक्टर में, हमारे पॉवर्टी एलिवेशन के सेक्टर में,
तो ये एक है कि एजुकेशन हो, ये जो डायरेक्टेड एजुकेशन हो, ठीक है। और एजुकेशन के बगैर इस मुल्क का सर्वाइवल नहीं है। इस मुल्क की बका के लिए बहुत education- ज़रूरी है जी, बहुत एजुकेशन। ज़रूरी है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत से लोग हैं जो हाई एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं और लेकिन फिर भी हम जो लिटरेसी रेट देखते हैं अपना वो बहुत कम है। प्रॉबली जो दूसरे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे बहुत कम है एजुकेशन की जो टर्नआउट है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो, और उसके अलावा फिर लड़कियों की तालीम जो दही इलाके हैं उसमें वो प्रेफर करते हैं कि चलो बेटे को तो पढ़ा लें, बेटी को पे पैसा लगाना। और इसके अलावा एक जो महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, डेफिनेटली ये भी इफेक्ट करती है लैक ऑफ एजुकेशन क्योंकि ये पूरा एक साइकिल है, इकोनॉमी का साइकिल, जिसमें एक चीज़ अगर ख़राब हो तो उसका इफेक्ट हर चीज़ पे होता है। राइट जी। असवद, कोई और रेसिपी जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप लेकर आए हो, शेयर करना चाहते हो? वेल मैं एक बड़ी डिलीशियस सी रेसिपी है, जैसे कि मैंगो आगे आ रहे हैं, आम का सीज़न आ गया, तकरीबन 5 से 10 दिन में आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो उसके लिहाज से निकल पड़े आम जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हम बनाएंगे पैन फ्राइड फिश विद मैंगो एंड स्वीट चिली सॉस, विद मैंगो एंड स्वीट चिली सॉस। बड़ी सिंपल और कम्प्रिहेंसिव रेसिपी है। आपने सिर्फ 4 टू तकरीबन 150 ग्राम आप फिश लेनी है, उसके आप टर्नी डोज कर लेंगे, मीनस स्मॉल स्टेक्स टाइप नहीं होते, 2x2 के साइज कर लेंगे, 4 पीसेस कर लेंगे। देन कोई भी फिश लेना चाहे लेकिन हो डीबोन हुई, जिसके अंदर वेल ना हो, कांटा ना हो, इस तरह। तो उसे हम सिर्फ लेमन स्क्यूज करेंगे उसके बाद, और थोड़ी सी साल्ट की सीजनिंग करेंगे, देन उसे पैन फ्राइड कर लेंगे, मीन्स के पैन के अंदर ऑयल रख के, ऑयल थोड़ा हीट अप करके उसे हम सौते कर लेंगे, दोनों साइड से कलर देना है, उसे हम प्लेटर में प्लेट कर देंगे। अब उसका जो सॉस बनेगा, सॉस बड़ा एक छोटा सा इसकी रेसिपी है। सॉस के अंदर हमने हाफ कप स्वीट चिली सॉस रेडीमेड आपको मिल जाता है मार्केट से, स्वीट चिली सॉस के नाम से। उसके अंदर हमने तकरीबन हाफ कप लेना, उसके अंदर हमने 4 to 5 ग्रीन चिलीज को चॉप करके डालना है, ठीक है। आफ्टर उसके अंदर मैंगो के तकरीबन 2 स्लाइस लेके उसे आपने स्मॉल डाइस काट लेने, जैसे सालसा फॉर्म नहीं होती, स्मॉल डाइस उसके अंदर काट के वो भी उसके अंदर इमल्ट कर देने, ठीक है। इन सबको मिक्स करना है। एट द एंड आपने जो इस प्लेटर में आपने फिश को पैन फ्राइड फिश को आपने समल किया था, उसके ऊपर ये पोर कर देना। जबरदस्त, और एक जबरदस्त सी डिश जो है फ्रूट के साथ और फिश हो, क्या कॉम्बिनेशन है, आउट क्लास। क्विक मैसेज फ्रॉम यू जी, अ वेरी क्विक मैसेज, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जी, मैं मैसेज दूंगा स्पेशली अपनी यूथ को कि बी कमिटेड एंड बी पॉजिटिव।